जय जोहार, जय हिंद। आज का करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं 25 जुलाई का। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आ रहा है वो है भारत और ब्रिटेन। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर जी हैं और ये इंग्लैंड के राजा हैं। तो आज भी जो राजतंत्र बोल सकते हो, राजतंत्र नहीं, जो ब्रिटेन का जो सर्वोच्च नागरिक बोल सकते हो, वो अभी भी गणतंत्र नहीं बना है। वहाँ पे भी अभी भी मोनार्की चलता है, ये किंग रहता है। लेकिन हमारा देश भारत गणतंत्र है। और इन हमारे गणतंत्र में सबसे सर्वोच्च नागरिक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। लेकिन जो कार्यवाहक जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे यूके में, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे सबसे इम्पोर्टेंट एक एग्रीमेंट किए हैं जिसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 200 साल पहले किए थे ब्रिटेन वाले, और उसका खामियाजा हमको पता है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं, ये डिस्कस में हम लोग करेंगे। उससे पहले कल जो हम लोग ने पढ़े थे उसको रिवाइज कर देते हैं। पहला है हेनरी पासपोर्ट जो इंडेक्स है 2025 में हालिया सुधार के बाद भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है। तो भारत का रैंकिंग कितना हो गया है पासपोर्ट का? 85 पहले था, ठीक है। लेकिन अभी कम होके कितना हो गया है? 77 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल में ही लगभग 5 वर्षों के बाद किस देश के नागरिकों के लिए पर्यटन वीज़ा जारी करना फिर से शुरू किया है? जापान, साउथ कोरिया, चाइना, थाईलैंड। ये किसका? चाइना। भारत और चाइना का रिलेशन थोड़ा सा सुधार हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और उन्होंने भी हमारे हमारे लिए जो मानसरोवर यात्रा है उसका रूट ओपन कर दिया है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक को अब कितने देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं? 45, 59, 65, 72। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 59 कंट्रीज। अगला प्रश्न है, प्रसाद ता मुएक थोम जो एक हिंदू मंदिर है वो कौन से देश के सीमा में है? भारत नेपाल के सीमा पे? नहीं, गलत है। वियतनाम लाओस की सीमा पे? नहीं। म्यांमार बांग्लादेश के? नहीं। ये कहाँ पे? थाईलैंड और कंबोडिया। और न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर इशू हो रहा है। बॉर्डर इशू और दोनों के देश में जो आपसी तनाव है, तो ये जो मंदिर है वो भी न्यूज़ में था। नेक्स्ट, भारत में लगभग 20.5 बिलियन डॉलर का मोबाइल निर्यात किया है। एक्सपोर्ट क्या है, सॉरी, एक्सपोर्ट क्या है? तो वैश्विक स्तर पे वो तीसरा स्थान है। इसी अवधि में मोबाइल फ़ोन निर्यात कौन सा देश पहले स्थान पर था? तो कौन सा देश है जो सबसे फर्स्ट नंबर पे है एक्सपोर्ट में? भारत भारत तो नहीं है, थर्ड नंबर में है, यहाँ पे पहले बता दिया है। वियतनाम, अमेरिका या चाइना? यूएसए है नहीं, ये चाइना है। चाइना लगातार बना हुआ है सालों से कि जो सबसे ज़्यादा मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम भी अब थर्ड नंबर पे आ गए हैं एक्सपोर्ट के मामले में। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण किस वर्ष प्राप्त किए हैं? तो भारत ने एक टारगेट रखा था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग करना है 20%। तो टारगेट कब तक रखा था? 2030। लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन है, अचीव कब तक कर लिया है? ये कर लिया है 2025 में। तो टारगेट से पहले हमने अचीव कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डुरांड कप 2025 के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे देखना है कौन सा कथन गलत है, बताना है। डुरांड कप 2025 इसका 134वां संस्करण है, बिल्कुल सही है। यह दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल प्रतियोगिता है, ठीक। यह भारतीय फुटबॉल के केंद्र कोलकाता में शुरू हुआ है, ये तो हुआ है, शुरू हुआ है। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल प्रतियोगिता है, ये सही है। एशिया का सबसे पुराना है लेकिन वर्ल्ड का नहीं है। तो आंसर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है बताना है हम लोग को। बीएमएस की स्थापना
23 जुलाई 1955 को दंतोपंत ढेंगड़ी ने की थी, बिल्कुल ये सही है। दूसरा, बीएमएस वैचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा था, ये गलत है। बीएमएस आइडियल वैचारिक रूप से आरएसएस से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उससे जुड़ा हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा? ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, हालिया आकलन के अनुसार भारत की वैश्विक स्थिति नाम मात्र जो जीडीपी और क्रय शक्ति क्षमता जो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे जीडीपी का क्या रैंक है? तो आपको बताना है कि जो भारत का जीडीपी है उसका रियल टर्म में या फिर नॉमिनल टर्म में और परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के टर्म्स में बताना है कितना है। दोनों में थर्ड है, नहीं गलत है। नॉमिनल टर्म में फोर्थ है और पीपीपी के टर्म में थर्ड है, ठीक, ये सही है, बिल्कुल सही है। जो नॉमिनल टर्म में हम लोग फोर्थ हैं, सबसे पहला कौन है? यूएसए है, चाइना है, उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद अपना प्यारा इंडिया है। अगर पीपीपी के टर्म में बोला जाए तो सबसे पहला कौन हो गया है? चाइना हो गया है, फिर यूएसए है, फिर अपना प्यारा भारत है, ठीक। तो कहा जा रहा है, जैसे कल हम लोग ने पढ़ा था कि थर्ड लार्जेस्ट भी जर्मनी को छोड़ के हम लोग आगे चले जाएंगे। और देखो अभी अभी पिछले साल ही हम लोग ने किसको? यूके जो यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ा था, और आज देखो जैसे ही हम लोग ऊपर बढ़ गए वो लोग समझौता करने पे आ गए। तो आप जब पावरफुल बनोगे तो लोग क्या करेंगे? आपसे समझौता करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और हम लोग का अच्छी बात यह है कि हमने अपने शर्त पे सब चीज़ साइन करवाया है, हाँ, कल ही हुआ है, ठीक। तो ये जो आज हम लोग देखेंगे, कल ही मैं भी बताया था, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि जो शर्तें जो हुई है इसमें क्या क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि ये जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? खेर स्टेरमर, ठीक। और जो जो किंग है, जो यूके के जो किंग है उनका नाम क्या है? किंग चार्ल्स थ्री है, ठीक। यहाँ पे मोदी जी ने और बहुत एक इम्पोर्टेंट इवेंट जो हम लोग जानते हैं, एक पेड़ माँ का नाम, ठीक है ना, जिसके थ्रू क्या है कि हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। और वृक्षारोपण करेंगे तो क्या है, जो हम लोग का इमिशन है इंटेंसिटी कम होगा, और क्लाइमेट के लिए हम लोग अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। तो वो जो मुहिम है ये ग्लोबल लेवल स्टेज पे भी पहुंचा दिए हैं इनके साथ, ये वृक्ष रोपण करके। तो एक हम लोग का जो इनिशिएटिव है, लोकल इनिशिएटिव, अब क्या हो गया है? ग्लोबल हो गया है। नेक्स्ट, जो इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें बहुत सारा जो हम लोग को फ़ायदा भी हुआ है, और हम लोग के जो बहुत से जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि सरकार ने स्टार्ट किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक, लोकल को ग्लोबल करो। तो उसके लिए क्या है कि जो हर एक स्थान रहता है उसका पर्टिकुलर कोई, जैसे कि हमारे चापा है उसका चापा का साड़ी हो गया, ठीक है, चावल में बासमती चावल हो गया। तो ऐसे हम लोग के जितने भी प्रोडक्ट है उनको क्या बोला गया है, वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे कि हम लोग ने देखा था यूरोप के कुछ कंपनियों ने हमारे जो जो जूते हैं, चप्पल हैं, जो हाथ से बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, उनको लाखों लाखों में बेच रहे हैं, और जो बना रहा है उसको कम में मिल रहा है। तो क्या है कि एक जो सबसे बड़ा जो हम लोग को वो था कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर जीआई टैग जिसको बोलते हैं उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो उसने बोला हाँ माना है, और जितना भी हम लोग का जो एमएसएमई और छोटे कुटीर उद्योग से जितना भी बनेंगे उसको रिकॉग्नाइज करने की बात की गई है, ठीक है। ये एक स्लाइड है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जैसे कि कश्मीर का पश्मीना है, ठीक है ना, पश्मीना शॉल जिसको जानते हैं, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे जो बासमती चावल हो गया, ये जो जीआई टैग वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना भी एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम हो गया, तो जो नए जगह पे जैसे ही जीआई टैग मिलता है तो वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये स्लाइड एक बार पढ़ लेंगे। अगला जो इसमें जो जो नया अपॉर्चुनिटी यूथ के लिए भी जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वहाँ पे नज़र क्या आ रहा है कि जितना भी यूरोप के कंट्री में जाओगे तो क्या बोल रहे हैं कि जो बाहर का जो इमिग्रेंट है वो मत आओ बोल रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है इंडिया का, कि इंडिया में जो ग्लोबल जो थिंकिंग के लिए जो कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज होता है, इंग्लिश हमको बोलने आता है, और इंग्लिश के थ्रू हम लोग क्या है कि रेस्ट ऑफ यूरोप में भी हम लोग अपना सर्विस दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग का जो
जो यूथ का जो आईटी है, फाइनेंस है और कंसल्टेंसी है, उसको भी रिकॉग्नाइज करेंगे जितने भी। वुमेन के लिए भी जो इम्पोर्टेंट, जब ब्रिटिश शासन आया था तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुआ था, हम लोग का हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ था। तो उन्होंने जीरो टैरिफ डाल दिया है। ठीक है, जीरो टैरिफ मतलब जो कपड़े जो जो जितना भी कपड़े का उद्योग है, सिलाई का उद्योग है, उसमें हैविली महिला लोग काम करते हैं। तो उनके लिए भी ये प्लस हो जाएगा, जो टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट यहाँ से जाएगा उसमें जीरो ट्रैफिक रहेगा, टैरिफ रहेगा, सॉरी। उसके बाद क्या है कि जो फार्मिंग के प्रोडक्ट है उसमें भी ट्रैफिक टैरिफ कम कर दिए हैं। साथ ही जो जो इम्पोर्टेंट जो क्या बोलते हैं डेयरी सेक्टर था, हमारा जो कंसर्न क्या है, डेयरी सेक्टर, हमारे जो किसान जो डेयरी में हैं, तो उन लोग के लिए भी सेफ गार्ड किया गया है सरकार के थ्रू, ये कहा जा रहा है। साथ ही जो सी फूड जो है बहुत ज़्यादा फेमस है यूरोप में, उसमें भी 0% टैरिफ है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है सहकारिता, कल सहकारिता के लिए, ठीक है, कोऑपरेटिव, नेशनल कोऑपरेटिव नीति लेके आए हैं। तो सहकारिता के मंत्री कौन है हमारे, अमित शाह जी हैं। जो अमित शाह जी हैं वो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव है। तो उन्होंने 2025 में नीति लेके आया है और उनका कहना है कि अगले 10 साल में 50 करोड़ नागरिकों को सहकारिता के ढांचे पे, कोऑपरेटिव में ये सम्मिलित करेंगे। और साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव का एक मूवमेंट भी चल रहा है और शुरू किया गया है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, PACS, प्राइमरी प्राइमरली एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है ना, ये क्या होता है, कुछ किसान लोग, उन लोग का समूह रहता है और उनको क्या है बैक करता है सरकार, जैसे नबार्ड हो गया, सिडबी हो गया। ये ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों को क्या करता है, अफोर्डेबल लोन भी देता है, मशीनरी भी देता है। तो जो PSC है उससे बहुत सारे लोगों को जोड़ना है, ठीक है ना, कोऑपरेटिव के माध्यम से। तीसरा जो चीज़ है, श्वेत क्रांति 2.0, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 लॉन्च करने की बात की गई है। और ये क्या है, व्हाइट रिवॉल्यूशन को आपको पता है कि डेयरी सेक्टर, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था वर्गीस कुरियन जी ने स्टार्ट किया था, अमूल आनंद गुजरात से। ठीक, तो वो उसका 2.0 और भी प्रोडक्शन हमको करना है, क्योंकि हम जब भी न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, या फिर यूरोप के साथ, या फिर जो सबसे बड़ा जो कंपनी है जो नेस्ले है, ठीक, तो उन लोग से कम्पीट करना है, तो हम लोग को और ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ेगा। वैसे इसी इसी के सहकारिता के माध्यम से क्या है कि हम लोग बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं। और जो भारत में जो असमानता का जो है ना, इकोनॉमिक जो जनरेट हो रहा है, कुछ लोग के पास पहुंच जाए, सहकारिता में क्या होता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसीलिए ये मुहिम के लिए नया नीति लेके आए हैं। कौन लेके आए हैं, अमित शाह जी, याद रखना, सहकारी मंत्री भी यही हैं। अगला जो है आयकर दिवस, कल जो है आयकर दिवस था। और आयकर जो इनकम टैक्स है क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उसके लिए बेसिकली आय राज्य के लिए का क्षमता को निर्माण करती है, क्षमता को बढ़ाती है। तो सरकार क्या करता है, उसी जैसे ही आप इनकम टैक्स दोगे टैक्स के रूप में, तो सरकार अपना कैपेसिटी को बढ़ाता है, और कैपेसिटी जैसे बढ़ता है और सरकार रिस्क ले सकता है। तो और उसको उसके थ्रू क्या है कि जो टैक्स लेके सरकार फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। सरकार का काम क्या है कि कुछ लोग जो वेल ऑफ हैं, पैसा है, उनसे इनकम लेना, और जो गरीब हैं उनको उनको योजना के थ्रू, जैसे बजट होता है, योजना के थ्रू क्या करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो टैक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आयकर दिवस कल मनाया गया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, भारत में जो असमानता जो हम लोग को बताते हैं, तो वहाँ पे जो टॉप 0.1% जो टैक्स देते हैं, वो लगभग 26% टैक्स देते हैं, 26% टैक्स देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 1% जो टैक्स देते हैं, वो लगभग 19% टोटल टैक्स का देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2% जो टैक्स देते हैं, वो 14% का टैक्स देते हैं टोटल टैक्स का। नेक्स्ट 7% जो टैक्स देते हैं, वो 18%। मतलब अगर इनकम टैक्स में भी देखोगे, तो जो टॉप 10% है, उन्होंने कितना दे रहे हैं, लगभग लगभग आपका 77% दे रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट 90% लोग जो हैं, वो जस्ट 23% टैक्स दे रहे हैं। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है सोचने के लिए भी आपको, कि भारत जैसे देश में 10% ही लोग टैक्स क्यों दे रहे हैं, 90% क्यों नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और ऐसी क्वेश्चन आपका मेंस में आएगा और लिखना भी पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये जो बता रहे हैं कि कौन सा स्टेट है सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, तो उसमें महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आपका पंजाब हरियाणा हो गया, ये और दिल्ली वाला बेल्ट, यहाँ पे ज़्यादा टैक्स देते हैं।
मॉडरेट तरीके से आपको नीचे में साउथ के पूरे स्टेट अच्छे से देते हैं। और जो स्टेट टैक्स नहीं दे रहा है, समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो स्टेट है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिकली, और ऐसे जो राज्य हैं उनको हम लोग अनऑफिशियली रूप से, ठीक है ना, ऑफिशियल तो नहीं है, बीमारू स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और बिहार से टूट के झारखंड, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ठीक है ना, असम। तो ये वाले एरिया में अभी तक क्या हुआ है, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर भारत को देखोगे तो आप दो भाग में ऐसे करके तोड़ सकते हो, इधर वाले वेल ऑफ दिख रहे हैं, इधर वाले नहीं दिख रहे हैं। इसी कारण यहाँ पे अभी कहा जा रहा है कि सरकार ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 भी लेके आना चाह रही है। हाँ, तो क्या है कि क्षमता बढ़ जाएगा, ठीक, लोग जब अर्निंग आएगा तो क्षमता बढ़ेगा। नेक्स्ट जो है समुद्र प्राचते प्राचेत, एक समुद्र प्राचेत, ये एक क्या है, इंडिजिनियस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। एक जो इंडिजिनियस हम लोग ने पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल बनाया है, उसको हमने नेवी को सौंप दिया है। तो उसका नाम क्या है, समुद्र प्राचेत। और ये किसने बनाया है, ये शिप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, झारखंड से आ रहा है। जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये राज्यों में क्या है कि बहुत सारे क्या रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं। मिनरल्स रहते हैं, उसके बाद क्या है कि जंगल को काटते हैं, फिर खदान निकालते हैं। अब खदान निकालने के बाद क्या हो जाता है, पूरा खनन करने के बाद वो जगह क्या हो जाता है, नो यूज़ हो जाता है। तो उसमें भी क्या कर रहे हैं कि अब क्या है कि उसका यूज़ कर रहे हैं, उसको एसेट के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे टूरिज़्म का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है जो माइनिंग टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, और उसके लिए सर्किट बनाया है, ठीक है, रामायण सर्किट जैसे हम सुनते हैं ना, वैसे माइनिंग जो टूरिस्ट सर्किट बनाए हैं, जिसके थ्रू आप जा सकते हो उस जगह को, और आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो किस टाइप से इंजीनियरिंग काम हुआ है, या फिर कैसे करके उस जगह को और सीनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो है वधान। वर्धान, वधान जो पोर्ट है, ठीक है, ये पोर्ट न्यूज़ में है क्योंकि इसको सेलेक्ट किया गया है जो आईमैक कॉरिडोर, सुने होंगे आईमैक कॉरिडोर, जब G20 हुआ था तो भारत यूरोप से जोड़ने के लिए आईमैक कॉरिडोर बनाया था, ठीक है ना। आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो सी रूट भी होगा, लैंड रूट भी होगा, दोनों टाइप का रूट होगा। और जिस दिन हमने अनाउंस किया था उसके लगभग 25 से 30 दिन के बाद ही ये इसराइल और हमास वाला इंसिडेंट स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स है, वहाँ पे हमको नहीं जाना है। हमारे एग्जाम के लिए जो ज़रूरी है कि ये जो पोर्ट है उसका नाम क्या है, और दूसरा जो आईमैक कॉरिडोर में और कौन कौन सा पोर्ट है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पोर्ट है जो कि बार बार न्यूज़ में है, जिसको पूछ सकता है, हाइफा, ठीक है, हाइफा पोर्ट। ये हाइफा बंदरगाह कहाँ पे है, इसराइल में, आपको ये पता रहना चाहिए। दूसरा जबल अली, जबल अली जो पोर्ट है वो कहाँ पे है, दुबई। और दुबई कहाँ पे है, कौन सा कंट्री है, यूएई, यूएई, ठीक है, यूएई, ठीक। और एक है जेद्दा, जेद्दा ये पोर्ट भी न्यूज़ में है, और ये जेद्दा पोर्ट कहाँ का है, सऊदी अरब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पोर्ट है जो कि न्यूज़ में है, और किसी न किसी एग्जाम में पक्का दिख जाएगा, क्योंकि आईमैक हमेशा न्यूज़ में है, ठीक है। और आईमैक क्या है कि आईमैक से हम लोग को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेड रूट डायरेक्ट अगर यहाँ पे बनाएंगे, लैंड से यहाँ से पूरा कनेक्ट होगा, तो यूरोप जाना बड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ग्रीस चले जाएंगे, इटली चले जाएंगे, ठीक। तो ये हम लोग का बहुत सारा पैसा बचाएगा, टाइम बचाएगा, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी देगा। हाँ, और दूसरा जो है, जो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड रूट जो बोल रहे हैं, ठीक है ना, जियो पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत पता होगा, क्योंकि चाइना जो बना रहा है, ठीक है, ट्रेड रूट जो बना रहा है चाइना, उसको हम लोग, या फिर रशिया, उसको भी काउंटर कर रहे हैं। और इसीलिए एक जो क्वाड एक देश बना है, एक क्वाड, दो क्वाड है जो हम लोग पढ़ते हैं। एक क्वाड जो है इंडो पैसिफिक के लिए है, ठीक, और दूसरा क्वाड कंट्री भी है जिसमें I2U2 के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, I2U2। और ये आईमैक को समर्थन कर रहे हैं। तो I2U2 में कौन कौन से कंट्री हैं, ये अगर देखा जाए तो एक तो इंडिया है, दूसरा है USA, तीसरा जो यू से UAE, और
दूसरा आई, आई से कौन? इजराइल। ठीक है, तो जहाँ पे आप देख रहे हो लड़ाई हो रहा है तो समझ जाओ वहाँ पे कोई ना कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टेक लगा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो आज का जो क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हैं और हमें टेलीग्राम चैनल में सेंड कर सकते हैं। ये है प्रस्तावित, जो प्रस्तावित नहीं अब तो पारित भी हो गया है, भारत और यूके का जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है उसका महत्व क्या है और उसको लागू करने में चुनौती क्या है, ठीक है, उससे क्या क्या इफ़ेक्ट हमें पड़ेगा। तो ये आप लोग लिखेंगे और इस टेलीग्राम चैनल पे हमें सेंड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।